स्टूडेंट्स, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के में पढ़ रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में आज हम देखेंगे एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस, आदर्श गैस में एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन। अब तक आप लोग एंट्रोपी के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं। अब आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई आदर्श गैस है तो उस आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन किस प्रकार हो सकता है। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक निकाय की एंट्रोपी निकाय की अवस्था से मतलब है ताप, दाब और आयतन के साथ बदलती रहती है। आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान 3 वेरिएबल्स P, V तथा T में से किन्हीं 2 पर निर्भर होता है। ये जानते हैं, the entropy of the system changes with states, that is temperature, pressure and volume. For an ideal gas, the value of entropy change depend on any 2 variables out of 3, that is pressure, volume and temperature. क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों में से अगर हम 2 कारकों को, 2 फैक्टर्स को चेंज करेंगे तो तीसरा अपने आप ही स्टेशनरी हो जाएगा। इसलिए 3 में से केवल हम 2 को ही एक साथ बदल सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जब T और V परिवर्ती हों, when T and V are variables, that is टेम्परेचर और वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा हो। हम जानते हैं कि किसी आदर्श गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस, एंट्रोपी में परिवर्तन ds किसके बराबर होता है? ये dq रिवर्सिबल अपॉन t। dq रिवर्सिबल उत्क्रमणीय प्रक्रम में q में यानी ऊष्मा की मात्रा में होने वाला परिवर्तन डिवाइडेड बाई वो ताप जिस ताप पर तंत्र है, टेम्परेचर। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या जानते हैं? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू रिवर्सिबल किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, यानी डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। या डेल्टा की जगह हमने डी काम में लिया है, डी का अर्थ है सूक्ष्म परिवर्तन। तो डी क्यू रिवर्सिबल बराबर डी ई आंतरिक ऊर्जा में सूक्ष्म परिवर्तन प्लस पी डी वी, डी वी आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन। ये हमारी समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब हम जानते हैं कि सी वी ये किसके बराबर होता है? सी वी इज इक्वल टू del E over del T at constant V, partial differentiation of internal energy with respect to temperature at constant volume. अब क्योंकि dq रिवर्सिबल बराबर है CVDT प्लस PdV के, del E की जगह हम CVDT रख सकते हैं। तो इक्वेशन 3 में हमने डेल ई की जगह CVDT रखा, तो क्या गया? DQ रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल ई की डी ई की जगह CVDT प्लस PdV। अब अगर हम 1 मोल गैस की बात करें, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आदर्श गैस, तो हम जानते हैं आदर्श गैस की समीकरण क्या है? PV इज इक्वल टू NRT। 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT, या हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू RT अपॉन V। तो P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? RT अपॉन V। किसमें? समीकरण नंबर 4 में। इन इक्वेशन नंबर 4 P इज सब्स्टिट्यूटेड बाई RT अपॉन V। तो क्या हो जाएगा? DQ रिवर्सिबल इज इक्वल टू CVDT प्लस P की जगह पर ने क्या लिखा? RT और अपॉन V, तो RT dV अपॉन V। इस इक्वेशन को हमने
टी से डिवाइड करा, डिवाइड दिस इक्वेशन बाई टी, तो क्या हो गया, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज इक्वल टू सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर डी वी अपॉन वी, और डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी को हम कहते हैं डी एस। आपने देखा इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, तो डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी क्या हो गया, डी एस। तो वी गेट, क्या मिला हमें, डी एस बराबर सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर डी वी अपॉन वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब निकाय की सीमित अवस्था परिवर्तन के लिए एंट्रोपी में वृद्धि डेल्टा एस कैसे निकालेंगे, इस समीकरण को हम समाकलन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक। यदि हमें ये निकालना है कि फाइनाइट स्टेट परिवर्तन के लिए एंट्रोपी में कितनी वृद्धि होगी, डेल्टा एस, डी एस स्मॉल है। अब अगर हमें फाइनाइट या सीमित अवस्था परिवर्तन के लिए एंट्रोपी में वृद्धि निकालनी है तो ये हो जाएगा डेल्टा एस। तो डेल्टा एस निकालने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 5 को समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक। तो क्या देगा, डेल्टा एस, डेल्टा एस मीन्स S2 माइनस S1। S2 क्या, अंतिम अवस्था की एंट्रोपी, और S1 क्या, प्रारंभिक अवस्था की एंट्रोपी। अब समाकलन कर रहे हैं, सी वी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन टी, कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक, प्रारंभिक ताप T1 और अंतिम ताप T2 प्लस आर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, डी वी अपॉन वी, कहाँ से कहाँ तक, V1 अपॉन V2, प्रारंभिक आयतन V1 और अंतिम आयतन V2। तो डेल्टा एस किसके बराबर आ गया, सी वी, इसको हम लिख सकते हैं लॉग अपर लिमिट डिवाइडेड बाई लोअर लिमिट, सी वी लॉग T2 अपॉन T1, ऐसे प्लस आर लॉग V2 अपॉन V1। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब ये लॉग टू दी बेस ई पर है, 10 की बेस पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों टर्मों को करना पड़ेगा। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 सी वी लॉग T2 अपॉन T1 प्लस अगेन 2.303 आर लॉग V2 अपॉन V1, इक्वेशन नंबर 7। ये था हमारा 1 मोल गैस के लिए एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन। कब, जब ताप को T1 से T2 कर दिया और आयतन को V1 से V2 कर दिया। अब n मोल्स के लिए हमें इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू n सी वी लॉग T2 अपॉन T1 प्लस एन आर लॉग V2 अपॉन V1, इक्वेशन नंबर 8। दोनों साइड n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों टर्म प्लस में हैं, इसलिए दोनों साइड अलग अलग हमको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये समीकरण नंबर 8 जो है वो n मोलों के लिए है, जहाँ n क्या है, मोलों की संख्या। अगर मोलों की संख्या 1 हो तो समीकरण 8 जो है किस में बदल जाएगी, समीकरण नंबर 6 में। अब द एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। क्या देख रहे हो कि एंट्रोपी में परिवर्तन किस पर निर्भर कर रहा है, T1 T2 पर, V1 V2 पर, यानी इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर और इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम पर, प्रारंभिक और अंतिम ताप पर और प्रारंभिक और अंतिम आयतन पर। अब ये तो था जब ताप और आयतन परिवर्तित हो रहे थे। अब हम देखेंगे कि जब ताप और दाब परिवर्तित हो रहे हैं, जब ताप व दाब परिवर्तित हों, when T and P आर वेरिएबल। ठीक है, माना कि आदर्श गैस का प्रारंभिक दाब P1 है और अंतिम दाब P2 है,
तो प्रारंभिक अवस्था में हम क्या लिख सकते हैं 1 मोल गैस के लिए P1V1 इज इक्वल टू RT1। R कांस्टेंट है ना 1 मोल के लिए। अंतिम अवस्था में क्या लिख सकते हैं हम P2V2 इज इक्वल टू RT2। अब P2V2 इज इक्वल टू RT2 को हम डिवाइड करेंगे किससे P1V1 इज इक्वल टू RT1 से। तो देखिए क्या हो जाएगा V2/V1 इज इक्वल टू P1T2 अपॉन P2T1 डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा RR कैंसिल हो जाएगा V2/V1 P उधर चला जाएगा तो P1T2 अपॉन P2T1। इस समीकरण को समीकरण 6 में रखने पर देखिए समीकरण 6 ये V2/V1 की जगह P1T2 अपॉन P2T1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए डेल्टा S इज इक्वल टू CV log T2/T1 था ही प्लस क्या था R log V2/V1 तो क्या हो जाएगा R log P1T2 अपॉन P2T1 यानी इसको जब हम 2 पार्ट में कर देंगे तो R log T2/T1 प्लस R log P1/P2। ठीक है। हाँ V2/V1 की जगह हमें P1/P2 इंटू T2/T1 तो R log T2/T1 प्लस R log P1/P2। हम जानते हैं कि CP माइनस CV किसके बराबर होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो डेल्टा S किसके बराबर हो जाएगा CP log T2/T1 माइनस R log P2/P1। CV की जगह हम क्या रखेंगे CP प्लस R। तो डेल्टा S इसके बराबर आ गया आपका CP log T2/T1 माइनस R log P2/P1। ये है आपकी समीकरण नंबर 9 इक्वेशन नंबर 9। या हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं देखिए ये बराबर हो जाएगा डेल्टा S इज इक्वल टू 10 की बेस पे कर लिया तो 2.303 CP log ये 10 की बेस पर है T2/T1 माइनस 2.303 R log P2/P1। अगेन ये 1 मोल के लिए है तो n मोल के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों टर्म को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा डेल्टा S इज इक्वल टू MCP log T2/T1 माइनस NR log P2/P1। दिस इज इक्वेशन नंबर 10 समीकरण नंबर 10। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन किस पर निर्भर कर रहा है T1 T2 पर और P1 P2 पर। यानी एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन प्रारंभिक और अंतिम ताप पर तथा प्रारंभिक और अंतिम दाब पर निर्भर करता है। चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर कोई प्रोसेस समदाबी है फॉर आइसोबारिक प्रोसेस मतलब दाब समान है P1 इज इक्वल टू P2। तो आप इक्वेशन नंबर 10 में देखिए P1 और P2 अगर बराबर है
तो ये log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी डेल्टा एस किसके बराबर आ जाएगा, NCP log T2/T1, केवल प्रारंभिक और अंतिम ताप पर निर्भर करेगा। अब यदि हम बात करें सम आयतनीय प्रक्रम के लिए फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, तो क्या होगा, V1 और V2 बराबर होंगे। तब भी डेल्टा एस पी, क्योंकि V1 और V2 बराबर होंगे, तो डेल्टा एस पी इज इक्वल टू NCV log T2/T1। वहाँ समीकरण 11 में क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था इसलिए CP काम में लेंगे और यहाँ CV काम में लेंगे। अब समतापी प्रक्रम के लिए फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस समतापी क्या होगा, T1 बराबर T2, तो T1 log T1/T2 इज इक्वल टू 1 और log 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 10 में, देखिए इक्वेशन नंबर 10 में पहला स्टेप 0 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा, अब ये बराबर होगा डेल्टा एस टी NR log V2/V1, NR log V2/V1। T1 और T2 को हमने क्या किया, बराबर कर दिया, तो NR log V2/V1। यहाँ क्या था, log V1/V2, तो डेल्टा एस टी अगर हम इसको प्रेशर के उसमें लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस NR log P2/P1। अब हम ये जानते हैं कि प्रसरण में अगर प्रसार हो रहा है तो V2 जो है वो V1 से ज़्यादा होगा, या हम कह सकते हैं P1 जो है वो P2 से ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, ये वैल्यू V2/V1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एंट्रोपी का मान भी धनात्मक आएगा। अतः प्रसरण में एंट्रोपी बढ़ती है। अगर गैसों में प्रसार हो रहा हो तो एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी इंक्रीजेज विद एक्सपेंशन। वॉल्यूम बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ती है, या आप कह सकते हैं दाब बढ़ाने पर एंट्रोपी कम होती है। एंट्रोपी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये थी आइडियल गैस की एंट्रोपी। अब हम बात करेंगे मिश्रण की एंट्रोपी, द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। मान लीजिए कई सारी गैसों को हमने मिक्स करा, तो मिक्सिंग में एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा, दैट इज एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। DS इज इक्वल टू, अब जानते हैं, CV DT/T प्लस R dV/V। इस इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो DS को इंटीग्रेट किया था, क्या आएगा, S इज इक्वल टू CV DT/T का इंटीग्रेशन होगा log T प्लस R dV/V का क्या होगा, log V, ये log टू दी बेस E है, प्लस S0। हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज S0, समाकलन स्थिरांक। ये हमारी समीकरण 15, इक्वेशन 15। अब आप देखिए, अगर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो CV जो है वो आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट होगा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी
कांस्टेंट है, CV इज कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस, सो इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हम जानते हैं CP माइनस CV किसके बराबर है, R के बराबर, और V किसके बराबर है, RT अपॉन P। तो अब आप इक्वेशन नंबर 15 में ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू CP log T माइनस R log P, R log P, ये देखिए S इज इक्वल टू 15 CV log T, CV log T। अब CV की जगह हम रखेंगे CP माइनस R, तो CP log T माइनस R log P प्लस R log R प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट S0। दिस इज इक्वेशन नंबर 16। अब यहाँ से S बराबर CP log T माइनस R log P। अब R इज ए गैस कांस्टेंट, तो R log R भी कांस्टेंट है और S0 भी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह अनदर कांस्टेंट S0 डैश। R log R कांस्टेंट है क्योंकि R की वैल्यू कांस्टेंट है, प्लस S0, इसकी जगह S0 डैश। तो हमारे पास क्या गया, S इज इक्वल टू CP log T माइनस R log P प्लस S0 डैश। यानी गैसों के मिश्रण वाले निकाय की एंट्रोपी मिश्रण में उपस्थित अवयवों के दाबों या सांद्रताओं पर उनकी व्यष्टिगत एंट्रोपीज का योग होती है। यदि N1, N2, N3 आदि मिश्रण में उपस्थित विभिन्न गैसों के मोलों की संख्या है और P1, P2, P3 उनका आंशिक दाब है, तो हम क्या देखेंगे, S इज इक्वल टू हर एक के लिए इंडिविजुअल लेंगे, S इज इक्वल टू N1 CP log T माइनस R log P1 प्रेशर P1 प्लस S0 डैश प्लस N2 CP log T माइनस R log P2 प्लस S0 डैश। इसी तरीके से प्लस N3 CP log T माइनस R log P3 प्लस S0 डैश, यानी इन सब का समेशन होगा। S इज इक्वल टू समेशन N CP log T माइनस R log P प्लस S0 डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 17। यहाँ हम N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे और समेशन करते जाएंगे, जितने भी अवयव मिक्स हो रहे हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्स हो रहे हैं। अब हम जानते हैं किसी गैस का पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ जो P1, P2 पार्शियल प्रेशर है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, XP। X इज़ ए मोल फ्रैक्शन और P इज़ ए टोटल प्रेशर। तो यहाँ हमने R log P की जगह किससे रिप्लेस कर दिया इसको, R log X इंटू P। कैपिटल P इज़ टोटल प्रेशर। तो अब हमारे पास क्या गया, S इज इक्वल टू समेशन N CP log T है ही माइनस R log P किस में चेंज हो गया, R log X प्लस R log P में, तो क्योंकि माइनस में है तो इसलिए माइनस R log P प्लस S0 डैश। ये जो इक्वेशन है ये
आइडियल गैस के लिए मिक्सिंग की एंट्रोपी को बताता है। दिस इक्वेशन गिव्स द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एस मिक्स। मिक्सिंग में, अब मिक्सिंग में एंट्रोपी में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? ये तो बाद की एंट्रोपी है, जब गैसें मिक्स हो गई, और पहले की अलग अलग गैसों की टोटल एंट्रोपी जो कि हमने इक्वेशन 17 से दी थी। तो इक्वेशन 18 में से अगर हम इक्वेशन 17 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एस मिक्स, यानी गैसों के मिश्रण में मिश्रित होने पर एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन, चेंज इन एंट्रोपी इन मिक्सिंग ऑफ गैसेस। तो इक्वेशन नंबर 18, समेशन एन सी पी लॉग टी माइनस आर लॉग पी माइनस आर लॉग एक्स प्लस एस जीरो डैश माइनस इक्वेशन 17 समेशन एन सी पी लॉग टी माइनस आर लॉग पी प्लस एस जीरो डैश। अब डेल्टा, जब हम इसको खोलेंगे तो क्या रह जाएगा? सब ये सी पी लॉग टी कैंसिल हो जाएगा, आर लॉग पी कैंसिल हो जाएगा, केवल रह जाएगा आर लॉग एक्स, कांस्टेंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? आप देखिए, हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये माइनस में पी लॉग एक्स, ये आपका आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस आर समेशन एन लॉग एक्स। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस आर n1 log x1 प्लस n2 log x2 प्लस n3 log x3 सोन। तो यह आ जाएगा माइनस आर समेशन ni log xi, जहाँ n क्या है? n1 प्लस n2 प्लस n3 सोन। अब हम जानते हैं कि किसी भी गैस के मिश्रण में कुल मोलों की संख्या किसके बराबर होगी? एक के। और मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? n1 अपॉन n प्लस n2 अपॉन n प्लस n3 अपॉन n सो ऑन। ये सब x के बराबर है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xi, ये किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर है, यानी सिग्मा xi इज इक्वल टू 1। तो अगर कुल 1 मोल गैस है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? डेल्टा एस मिक्स इज इक्वल टू माइनस आर समेशन xi लॉग ni। ये समीकरण हमें बताता है कि गैसों का मिश्रण होने पर कुल एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होगा। एक ही बात है, चाहे हम इसको ni log xi लिख लें, xi इसमें हमने क्या किया? सिग्मा xi की वैल्यू क्योंकि 1 होती है, इसलिए हमने इसको किस तरीके से लिखा? डेल्टा एस मिक्स इज इक्वल टू माइनस आर
समेशन एक्स आई लॉग एक्स आई होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि मिश्रण की कुल एंट्रोपी में परिवर्तन किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। थैंक यू।